आल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन के सदर हैं। यहाँ तक कैसे पहुंचे और सदर कैसे बने? अलकबीर टाउन में जब आए तो बस अलकबीर टाउन पे होके रह गए। अलकबीर टाउन के नहीं, चौधरी औरंगजेब के होके हाई राइज को कमर्शियल या कोई प्लॉट्स, तो उसमें यकदम 20-30 लाख रुपए ओन चला जाता है। वही चीज जो ओन पे थी वो माइनस पे चली जाती है। तो क्या ये सट्टा होता है और सट्टा ये डीलर्स करते हैं, सोसाइटी वाले कराते हैं? शोएब अख्तर के सामने बैटिंग करना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल आपके सामने वाली सीट पे बैठना है। तो ऐसी मैंने तो बात ही तो रियल एस्टेट सेक्टर कभी भी किसी को नुकसान नहीं देता, वापस निकलने का भी मौका देता है और प्रॉफिट का भी मौका देता है। आप शादीशुदा आदमी हैं, जानते हैं कि शादी के बाद सारा कुछ करते हैं। जहां पर हम हुकूमती मामलात को देखते हैं वहां पर हमारे अंदर जो काली भेड़ें मौजूद है, हम उनके खिलाफ भी ऑपरेशन करते हैं, उन्हें हम ब्लैक लिस्ट भी करते हैं। जो चीटिंग का एलिमेंट है फ्रॉम रियलिटर साइड्स, बड़ा लोग उससे मतनफर भी होते हैं। तो उसकी रजिस्ट्रेशन को कालादम करार दिया जाए। खौफ ही यही है। खौफ है कि पाकिस्तान के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें, कब्जा हो जाएगा, तो ये पढ़ा जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो इसने किस हद तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसको अफेक्ट किया है? तो क्या बात है कि जो चौधरी औरंगजेब साहब के साथ एक दफा शुरू होता है, फिर वो कहता है कि चौधरी औरंगजेब साहब बस वही है। चौधरी औरंगजेब साहब जो है बड़े खतरनाक आदमी है। वो जितने दुश्मन है ना जी अपने, वो दुश्मन सारे खत्म कर देते हैं। पैसे इकट्ठे कर लिए, उनके पास कोई लीगल नहीं है, वो उनको एनओसी नहीं मिला हुआ, उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो कैसे पता चले? या फिर आपकी जो एसोसिएशन है उसमें वो क्या किरदार अदा कर सकती है? लेकिन कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि इन्हीं कानून कवानीन का फायदा उठाते हुए वो एक्सेस सेलिंग भी करते हैं, ज्यादा चीजें भी बेचते हैं। दोबारा कहिएगा। मैंने कम लोगों का अल्लाह पे तवक्कुल इतना मजबूत देखा है जितना चौधरी औरंगजेब साहब का तवक्कुल अल्लाह पे मजबूत है। जो टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर भी एक तहलका मचा दी है। जो हार्ट के पेशेंट हैं उसे इस कश्ती पे सफर नहीं करना चाहिए। जब किसी से आपकी ट्रांजैक्शन, खासकर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उसमें ऊपर नीचे भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन लोग गिला शिकवा करते हैं। लेकिन वाहिद शख्सियत मैंने ऐसी देखी है जिसका कम लोग गिला करते हैं, शायद ना होने के बराबर है। अलकबीर टाउन मार्केट कमेटी के बाद लाहौर का जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो मेरी जो मिसेज है वो और मेरी जो फैमिली है वो कहती थी अल्लाह करे मैं ना जीतूं। जो की सेक्टर्स हैं, कोई भी अपार्टमेंट बिल्डिंग या प्लाजा बनाने में, वो क्या होने चाहिए? एक बुरी कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको मौत के करीब लेके जा सकती है। मुझे जिंदगी में जितनी कामयाबियां मिली, किसी न किसी नाकामी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हैं और वो रियल एस्टेट के हवाले से उनका तारुफ है। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के मेंबर है और आल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मियां मुबशर साहब बड़े दबंग आदमी हैं और स्पीच बड़ी अच्छी करते हैं, बोलते बड़ा है। आज उनसे उनकी गुफ्तगू सुनेंगे और ये पूछेंगे मियां साहब थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा और ये बताइएगा कि यहाँ तक कैसे पहुंचे और सदर कैसे बने। जी बहुत शुक्रिया नईम साहब। सबसे पहले तो जो दबंग बात होती है, यकीनी तौर पे दबंग लोगों के सामने बैठ के वो उस तरह से दबंग नहीं रहती। आप यकीनी तौर पे जिस तरह से दबंग इंटरव्यू करते हैं, बड़े माशाल्लाह हम आपके इंटरव्यू में देखते हैं, बाउंसर भी आते हैं, तो बड़ा सोच के आपसे बात करनी है, बड़ी आपकी मोहब्बत है सर। मैंने 90s की दहाई में मैंने रियल एस्टेट सेक्टर ज्वाइन किया और अपना कैरियर यहाँ से ही शुरू किया। ओके। और वक्त के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर के मुख्तलिफ नशेब फराज देखे, जिसमें टाउनशिप, लामा इकबाल टाउन, वाबडा टाउन, बुलंदशहर और बहरिया टाउन, और चलते चलते अलकबीर टाउन। अच्छा। और अलकबीर टाउन में जब आए तो बस अलकबीर टाउन पे होके रह गए। अलकबीर टाउन के होके अलकबीर टाउन के होके रह गए यार, अलकबीर टाउन के नहीं, चौधरी औरंगजेब के होके रह। तो बिल्कुल इसी तरह से है। और वहीं से पहले मैंने जो रियल एस्टेट सेक्टर में सियासत में आने का इत्फाक हुआ, इत्फाकियत होते, मैं जनरल सेक्रेटरी बना वाबडा टाउन डीलर एसोसिएशन का। और वो टन्योर मैंने पूरा किया। उसके बाद सेकंड मैं अलकबीर टाउन डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना और उसके बाद आल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना। तो ये सफ़र अरसा तकरीबन 30 साल पे मुहित है जी।
अच्छा, माशाल्लाह। आपकी एज कितनी है? लगते नहीं है आपके 30 साल से किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आपने काम किया हो। बड़े यंग से लगते हैं, लेकिन तजुर्बा 23 साल का कह रहे हैं। मैंने जब करियर अपना शुरू किया 90s की दहाई में, तो अब तक तकरीबन काम करते हुए 30 साल से ज्यादा मुझे हो चुके हैं। तो उसमें तो एज कितनी थी मियां साहब? बस तकरीबन आप समझ लें कि मैट्रिक के बाद मैंने सोच दौर पे इसमें आया। अच्छा मियां साहब, प्रेसिडेंट ऑल लाहौर रियलिटर एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट बने, तो उसका रिवार्ड क्या है, उसका फायदा नुकसान क्या है, और ये किस तरह काम करती है एसोसिएशन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फायदे की बात करते हैं, मेरा तो मानना ये है कि हमें रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने इसे क्या दिया, हम इसे क्या दे सकते हैं, हम क्या डिलीवर कर सकते हैं आने वाली नस्लों के लिए, हम क्या बता के जा सकते हैं, हम क्या बताएंगे कि हमने इस सेक्टर को क्या दिया है। तो मेरा मकसद जो है इस फील्ड में आने का यही है, और जो इसकी सियासत है उसमें आने का यही मकसद है कि हम इस सेक्टर के लिए कुछ करें, नए आने वाले लोगों के लिए कुछ करें, ना कि अपने लिए कुछ करें। हमारे लिए रियल एस्टेट सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्लाह ताला ने रोज़ी दी और वाफर इज़्ज़त दिया, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, नाम दिया। तो ये किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा कुछ होता है। ये यहाँ पर डिलीवर करना है, कुछ लेना नहीं है, यहाँ पर कुछ देना है। तो इसमें हम जो ये एसोसिएशंस काम करती हैं हुकूमती लेवल पे, मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं उनके हवाले से मुज़ाकरात होते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, नए लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, कमीशन के लिए, डीलर्स के हुकूक के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी एसोसिएशन जो है उनका मकसद ये है, और उनका चुनाव का तरीकाकार जो है वो ये है कि लाहौर के अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 24 एसोसिएशंस हैं, और 24 एसोसिएशंस में जो प्रेसिडेंट है उसके वो वोटिंग करते हैं, और उसकी उनकी वोटिंग के साथ जो है लाहौर का प्रेसिडेंट बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर ये एजाज़ हासिल हुआ कि 10 साल बाद जाके या 9 साल बाद जाके जब मैं प्रेसिडेंट बना, मुझे ऑल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन को एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म बनाने का, उसका आइन, उसका कानून बनाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया, और अपने टेन्योर में मैंने वो उसे रजिस्टर्ड भी करवाया, उसका कानून बनाया, और आम डीलर को मेंबरशिप का और वोटिंग का राइट मैंने दिया। अच्छा नाजरीन, एक थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि रियल स्टेट वो सेक्टर है जिसका अगर दुनिया का अगर टोटल अकाउंट्स जमा किए जाएं, जो उसमें फंड्स अवेलेबल हैं, तो 60 से, एक स्टडी कहती है कि 60 से 70% जो अकाउंट्स में जो पैसा पड़ा हुआ है वो रियल स्टेट से मुतल्लिका लोगों का है। अच्छा, जो आपके एसोसिएशन है, आपने बताया कि हम उनके लिए डीलर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो इन्वेस्टर आता है, जो अगर 3-4 रियल स्टेट में मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है, वो एक तो ये होता है कि इन्वेस्टर के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा, जो चीटिंग का एलिमेंट है फ्रॉम रियलिटर साइड्स, वो बड़ा, मतलब बड़ा लोग उससे मतनफ़र भी होते हैं। तो इसको, इसमें कोई आप इस्लाह के लिए कोई इसकी कानून वो कह लें कि कोई ट्रेनिंग के लिए कुछ तरह का काम कर रहे हैं, या ऐसे लोगों को जो इस तरह करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, तो उनको क्या करते हैं जब उनका पता चलता है? देखिए नईम साहब, सबसे मेन चीज़ ये है कि किसी भी काम करने के लिए एक लाइसेंस होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो मर्जी एक हजाम की दुकान खोले और वो हजाम का काम शुरू कर दे, और वो चाहे आपकी ज़िंदगी के साथ खेलता रहे, चाहे वो हेपेटाइटिस करे या कोई भी ऐसा मामला करे। तो इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कोई प्लम्बर बन जाए आपके घर में, लीकेज उस तरह से हो सकती है अगर वो सही नहीं है। यही चीज़ रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी है। हमारी कोशिश ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर के जो हैं वो बाकायदा उसके सर्टिफिकेट जारी किए जाएं, और उसके लिए पिछले दिनों मेरी मीटिंग, हमारी टीम की मीटिंग जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से हुई, जिसमें कि उन्हें कहा गया कि इसके डिप्लोमे करवाए जाएं, इनिशियल इसके डिप्लोमे कराए जाएं, और इस पे काम बड़ी स्पीड से हो रहा है। बेसिकली होता ये है कि जो अगर एक पान बेचने वाला भी आदमी है वो भी डीलर बन के आता है, और वो डीलर बन के लोगों को लूटता है और उसके बाद चला जाता है। जितने भी इन्वेस्टर हैं, अपनी सरमायाकारी जब आप करें तो उसे सबसे पहले ये देखना चाहिए जिसके जरिए आप सरमायाकारी कर रहे हैं, आया उसकी अपनी वर्थ क्या है, उसका जो काम करने का ड्यूरेशन है वो क्या है, वो कितना पुराना काम कर रहा है, या कितनी अच्छी उसकी साख मौजूद है।
हमारे जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो भी जब आते हैं तो आके वो ये चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ सस्ती मिलती है, चाहे उसका वो रेट ना भी हो, तो वो उस एक ट्रैप में फंस जाते हैं। वो जब ट्रैप में फंस जाते हैं तो वो उनसे फ्रॉड भी होते हैं, उन्हें चीज़ें महंगी भी दी जाती हैं और उन्हें चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन भी उनके साथ गलत की जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। जहाँ पर हम हुकूमती मामलात को देखते हैं, वहाँ पर हमारे अंदर जो काली भेड़ें मौजूद है, हम उनके खिलाफ भी ऑपरेशन करते हैं, उन्हें हम ब्लैक लिस्ट भी करते हैं और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें भी साथ गवर्नमेंट को भी ये चीज़ चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बाकायदा जो है वो लाइसेंस जारी किए जाए और वो लाइसेंस की कैंसलेशन की जाए। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हमारा जो मुज़ाकरात गवर्नमेंट से मुख्तलिफ औक़ात में हुए, हमारा ये दरीना मुतालबा है कि रियल एस्टेट सेक्टर की कमीशन एक तो 2% की जाए और दूसरे नंबर पे उस कमीशन पे टैक्स हो और रजिस्टर्ड डीलर ही ट्रांसफर कोई भी करवा सके और अगर कोई वो वायलेशन करे तो उसकी रजिस्ट्रेशन को कालादम करार दिया जाए हुकूमती लेवल पर। इस तरह बाहर के ममालिक में होते हैं, जैसे भाई के ममालिक में है, जब तक गवर्नमेंट इन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं करवाएगी, ये सारे मामला जो है इस तरह से होते रहेंगे। और ये बहुत एक बड़ी बात है कि जिसने 2 मरले का प्लॉट लेना है, वो उसने अपनी हैसियत के मुताबिक उसके लिए वो बहुत महंगा है। जिसने 2 कनाल का लेना है उसके मुताबिक बहुत महंगा है। और रियल एस्टेट सेक्टर में अगर किसी के साथ चीटिंग हो जाए तो शायद उसकी पूरी उम्र की कमाई लुट जाती है। लेकिन ये सोसाइटीज में फिर इस तरह किस तरह एप्लीकेबल होगी ये चीज की, जो रजिस्टर के, या फिर सोसाइटी वाले भी अपने ऑथोराइज डीलर बनाएं ताकि वो चीज ना कर सके? जी बिल्कुल, सोसाइटीज में तो अक्सर ऑथोराइज डीलर है, लेकिन जो ट्रांसफर सिस्टम है, ट्रांसफर सिस्टम के साथ हमारी ये जो डिमांड है, ट्रांसफर जहाँ पर फॉर्म लगते हैं या रजिस्ट्री लगती है या ट्रांसफर सेट लगता है, उसके साथ एक ट्रांसफर फॉर्म डीलर की तरफ से लगे कि ये डीलर ट्रांसफर करवा रहा है, जिसपे उसे 2% कमीशन दी जाए, उसका मेंबरशिप नंबर लिखा जाए और उस मेंबरशिप नंबर के बगैर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर ना हो अगर डीलर मौजूद है। अदरवाइज अगर वो सेल्फ ट्रांसफर करवाते हैं तो उसमें उन्हें उनकी अपनी जाती जिम्मेदारी होगी, बाद में किसी डीलर पर कोई क्लेम ना आ सके। अच्छा, आपने देखा है कि जो मेजर जो फैक्टर्स हैं इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की तरफ से जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो इस तरह की कोई प्लानिंग करते हैं, कोई पॉलिसीज बनाते हैं, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए जब किसी भी जगह पर आप एक जगह पे गाड़ी पार्क करते हैं, अगर आपको खतरा हो कि यहाँ से गाड़ी मेरी चोरी हो जाएगी, वहां पे आप जाना छोड़ देंगे, वहां पे हम गाड़ी पार्क नहीं करेंगे। इसी तरह से जिसने पैसा पार्क करना है एक जगह पे या जिसने पैसा लगाना है एक जगह, डर तो यही होता है, तो उसे डर होगा कि अगर यहाँ पर मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, पर्टिकुलरली ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, मैं उसी को ये एक बहुत बड़ा माफी यही है, खौफ है कि पाकिस्तान के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें, कब्जा हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन होना ये चाहिए कि जो रियल एस्टेट एजेंट है उसकी साख उसकी मेंबरशिप नंबर के साथ जो है ना वो जुड़ी होती है। जैसे आप बाहर के ममालिक में देखते हैं, उसके अगर मेंबरशिप नंबर वैलिड है और वो सही काम कर रहा है, उसकी रिपोर्ट जो है वो सही है और उसके मुताबिक अगर ट्रांसफर होता है तो उनकी सरमायाकारी भी महफूज होगी। इससे जो पाकिस्तान को फायदा होगा, यकीनी तौर पे जो फॉरेन रेमिटेंस है वो भी ज्यादा आएगी। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी का दौर आया है, जैसे डिजिटल भी आ गया, बहुत सारी जो सेल परचेज का दारोमदार है डिजिटल, जो पूरी दुनिया में हर शुभ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो इसमें किस हद तक रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है इसको अफेक्ट किया है? जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पोर्टल्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग है, इससे भी लोगों को फायदा भी हुआ तो नुकसान भी हुआ होगा, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? सर मैं ये चीज समझता हूँ कि इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है उन लोगों को जिन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया है। जिंदगी में अगर एक डॉक्टर बनता है कोई, तो वो डॉक्टर अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा तो वो एमबीबीएस होने के बावजूद वो पीछे रह जाएगा। इसी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो बकाया सेक्टर्स की तरह जो टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर भी एक तहलका मचा दी है। अब आप यहाँ पर बैठे हुए अमेरिका के जो क्लाइंट है उस तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, यूरोप के क्लाइंट तक, जर्मनी के क्लाइंट तक, यानी कि पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं ये सोशल मीडिया के थ्रू। तो अगर आप अच्छे तरीके से अपने आप को कन्वर्ट करेंगे सोशल मीडिया पे
ऐड ऑन करेंगे अपने सिस्टम के अंदर सोशल मीडिया की टीम को, तो आपका काम बेहतर होगा। वो जिन लोगों ने अपने आप को स्विच किया है, जिन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया है, उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सके वो बहुत पीछे रहे। क्या जरूरियात हैं लाहौर शहर की विद रिस्पेक्ट टू रियल एस्टेट? जी बिल्कुल, आप अगर देखते हैं तो लाहौर के अंदर कम से कम भी इस टाइम जो है 2 से 2.5 लाख घर जो है उनकी फौरी तौर पर जरूरत है। और 2 से 2,500 घरों के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो लाहौर की जो आबादी है वो पहले ही इस तरह से हो चुकी है कि सड़कें जो है वो बहुत ज्यादा ब्लॉक होना शुरू हुई हैं और ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। हालांकि बहुत ज्यादा जो काम हुआ मुख्तलिफ अदवार में, लाहौर के ऊपर बहुत सारा काम किया गया, नहर को डबल किया गया, बकाया जगह पे बहुत ज्यादा काम हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा भी काम होने की लाहौर के अंदर जरूरत है। और रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्टिकल का काम होना चाहिए, हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो बननी चाहिए, क्योंकि लाहौर शहर जो है अगर वो देखें आप तो शेखपुरा के साथ जाके मिल गया, कसूर के साथ जाके मिल गया, और मजीद अगर इसे आप उधर मरीज वो के चला एक्सपेंड करते रहेंगे तो ये जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगी। ना सिर्फ प्रॉब्लम्स ये जो है वो मौसमी एतबार से आएंगी, बल्कि आपकी जो आलूदगी है उसमें भी इजाफा होगा, और इसे आपको लेके जाना होगा हाई राइज की तरफ, लाहौर को लेके जाना होगा जो कि बड़ी स्पीड से जा रहा है, और उसके मुताबिक हमें सड़कें भी उसके मुताबिक डेवलप करनी होगी, नई रोड्स निकालनी होगी, उसके मुताबिक सीवरेज का निज़ाम, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम, और ये सारी चीज़ें जो है उसके मुताबिक हमें लेके चलनी होगी। ये 10 साल का हमें पूरा इसका एक तजिया करना होगा और 10 साल के मुताबिक प्लानिंग करके हमें चलना होगा। अदरवाइज आने वाले 10 साल लाहौर के लिए खतरनाक हद तक आलूदगी में भी इजाफा करेंगे और खतरनाक हद तक ट्रैफिक जाम में भी इजाफा करेंगे। अच्छा मियां साहब, एक इसी हवाले से एक रेलेवेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बहुत सारे लोग हाउसिंग सोसाइटी आती है, उसने अनाउंसमेंट की, जगह उसके पास नहीं होती, अक्सर देखा लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, या डीलर्स कहीं ही सोसाइटी में बैठे हुए हैं। रिसेंटली 2-3 दिन पहले मेरे पास एक दोस्त आए, उन्होंने बताया कि फलां सोसाइटी के एक डीलर, उन्होंने मुझसे 4 करोड़ रुपए लिया, और 4 करोड़ रुपए लेने के बाद अब वो बंदा गायब हो गया। और पता ये चला, जब मैंने डिग आउट किया तो पता ये चला कि वो टोटल 1 अरब को 30-40 करोड़ का फ्रॉड करके चला गया। तो इसका हल क्या है? इसको किस तरह, ये जो सोसाइटी फ्रॉड कर गए, पैसे इकट्ठे कर लिए, उनके पास कोई लीगल नहीं है, वो उनको एनओसी नहीं मिला हुआ, उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो कैसे पता चले? या फिर आपकी जो एसोसिएशन है उसमें वो क्या किरदार अदा कर सकती है, या क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, नईम साहब, खुदकशी करने वाले इंसान को कभी भी कोई रोक नहीं सकता। एक बंदा खुदकशी का ठान ले तो हुकूमत उसके लिए कवानीन तो बना सकती है, लेकिन खुदकशी करने वाले इंसान को रोक नहीं सकती, वो अगर इरादा कर ले तो। इसी तरह से जब एक चीज हमारे मजहब में भी ये चीज कही गई कि किसी भी ऐसे शख्स के हाथ में कभी भी अपनी कमाई को ना पकड़ाएं जो कि डिजर्व नहीं करता, और एग्रीमेंट जो है उसमें दुआहान का भी कहा गया। अब हमारे यहाँ पे सबसे मेन चीज, आपने जो सवाल किया इसके 2 रुख है। एक ये है कि आपके पास जो बंदा आया उसने किसी शख्स को पैसे दिए और वो अरबों रुपया लेके मुख्तलिफ लोगों से निकल गया। अब होता क्या है कि हमारे अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि कोई चीज डिलीवर नहीं करते, उन्हें परसेंटेज पे पैसे लेते हैं और परसेंटेज मंथली देते हैं, और लोग कहते हैं कि 5%, 6%, 7% हमें मिल रहा है, तो वो उन्हें 6 माह, 7 माह, 8 माह, साल मिलता है, लेकिन 1 साल के बाद उन्हें ना पैसे मिलते हैं ना वो शख्स मिलता है। तो ये खुदकशी के मुतरादिफ है। तो जैसे खुदकशी से कोई नहीं रोक सकता, इसी तरह अगर कोई अंडरग्राउंड अगर कोई काम कर रहा है, हमारे माशरे में बेशुमार ऐसे किस्से, आप अगर सूतर मंडी पे देखते हैं वहां पे भी आएंगे, शालम मार्केट में भी आएंगे, और रियल एस्टेट सेक्टर में भी आएंगे। लालची जो है वो हमेशा उन्हें फ्रॉडिया लूटता है, तो वो लोग पहले बिल्कुल आपको नहीं बताएंगे। आपको 90% केसेस जो है तब आप जाके पता चलेंगे जब उनके साथ फ्रॉड हो चुका हो। फ्रॉड से पहले वो लोग कतई तौर पे नहीं बताते, ऐसे ही है।
अब आप मैं तो वो मजाक में कहता था यार जो सारे लुट पुट जाते ने साडे कोल अब पहले क्यों नहीं आते जी? पहले तो आंदे कोई नहीं हुन जो लुटे पुटे जाते जाके कहंदे साडे नाल फ्रॉड हो गया। ओ भाई जो पैसे सी उदों आके क्यों नहीं कहंदे क्या भाई जान पैसे किथे लाइए किसी अच्छी जगह पे लगा दो। देखिए दूसरा आपका सवाल का जो पहलू है वो सोसाइटीज के हवाले से। जी जी अनफॉर्चुनेटली हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे मसाइल किसी भी बिजनेसमैन को है। जहाँ पर आम बिजनेसमैन को मसाइल है वहाँ पे सोसाइटी ओनर्स के लिए भी वैसे ही मसाइल हैं। बेशुमार सोसाइटी ओनर ऐसे हैं जो कि वो ये चीज़ चाहते हैं कि हमें टाइम से एनओसी मिले, हम टाइम से एनओसी लेने के बाद हम सारे इदारों को उसी तरह से लेके चलें, उन चीज़ों को क्लियर करें और उन्हें मुख्तलिफ वजूहात पे टाइम से एनओसी नहीं मिल पाते और वो डिले होते हैं। और बहुत सारी साइडों पे आप अगर ये चीज़ देखेंगे तो जहाँ पर फाइल बिकती हैं वहाँ पर 90% या 80% या 50% मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ फाइल जो हैं वो लोग अपनी जो कमिटमेंट है वही मैच्योर नहीं करते, लोग आगे इंस्टॉलमेंट नहीं देते। और लोग वो जो प्लान है, एक डेवलपर जो है उसने 1000 प्लॉट बेचा है और 1000 प्लॉट के मुताबिक उसने डेवलपमेंट का भी खर्चा करना है, उसने अगर ज़मीन भी लेनी है, बकायद भी चीज़ें करनी है, तो वो अगर 1000 मेंबर उसे पेमेंट नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पे उसे वैसे डेवलप नहीं कर पाएगा। अगर उसमें से 800 मेंबर पेमेंट ना करे, डिफॉल्ट करे, तो वो मुद्दा भी अक्सर जो है वो डेवलपर्स पर ही डाला जाता है। ये इस बात के दो एंड है, लेकिन कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि इन्हीं कवानीन का फायदा उठाते हुए वो एक्सेस सेलिंग भी करते हैं, ज्यादा चीजें भी बेचते हैं और वो उनका इरादा यही होता है और ज्यादा चीजें बेच के उनके पास आगे होता कुछ नहीं है, जमीन भी नहीं होती, उनके अपने यहाँ पर एसेट्स भी नहीं होते, उनके यहाँ पर एसेट्स भी नहीं होते। यहाँ पर भी यही चीज देखनी पड़ेगी कि जिस शख्स के साथ, जिस सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं, आया उनके एसेट्स कितने हैं, यहाँ पे उनका पहले डिलीवरी का रेशो क्या है। 100% तो यहाँ पे शायद जो है ना किसी का भी ना हो सके, या कुछ लोग 100% भी होंगे, कुछ एनओसीज मिलते हुए लेट भी हो सकता है, लेकिन आया उसकी डिलीवरी की रेशो पहली बेहतर है या नहीं है, पहली जो कमिटमेंट्स है उसने पूरी की है या नहीं की, तो सिर्फ उसके साथ काम करना चाहिए जिसने अपनी पहली कमिटमेंट पूरी की। अच्छा मियां साहब ये थोड़ा सा समझाइएगा आपसे समझने के लिए। अच्छा मियां साहब का एक और है कि मियां साहब भी आधे रियलिटर हैं और आधे सहाफ़ी हैं, खुद भी माशाल्लाह बड़े प्राण, इनसे मेरे जान पहचान है, जब से इनसे दोस्ती है। जब हम एक टीवी चैनल में काम करते थे, चैनल 5 में, तो मियां साहब से वहाँ मुलाकातें होती रहती थी, आते थे। तो मियां साहब ये बताइएगा कि अचानक ये होता है कि एक बड़ी सोसाइटी, बड़ा नाम, वो शुरू करता है कोई हाई राइज, कोई कमर्शियल या कोई प्लॉट्स, तो उसमें यकदम 40, 50, 20, 30 हजार, 20-30 लाख रुपए ओन चला जाता है। अब उसके बाद यकदम पता चलता है, कुछ साल 6 महीने गुजरते हैं तो पता लगता है वही चीज जो ओन पे थी वो माइनस पे चली जाती है। तो क्या ये सट्टा होता है, और सट्टा ये डीलर्स करते हैं, सोसाइटी वाले कराते हैं? बेसिकली इसमें भी देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर जो है इसमें मुख्तलिफ लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए अपने प्लॉट्स लेते हैं और उन्होंने एक कमिटमेंट की, इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिया या कैश पे लिया, तो उन्होंने उसे मुकम्मल करके वहाँ घर बनाना है। उनके लिए रेट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे लोग वो हैं जो कि अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए अपने पैसे वहां पर पार्क करते हैं और जब वहां पे डेवलपमेंट होती है तो उसे बेचते हैं। ओके। तीसरी कैटेगरी वो है जो कि वहां पर कुछ हिलजुल करके, कुछ चीजें हिला के, कुछ चीजें करके, वहां पे इन्वेस्टमेंट निकाल के, लगा के, निकाल के, रेट ऊपर नीचे करके उसमें अपना प्रॉफिट बनाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज की तरह, जैसे वहां कुछ प्लेयर्स होते हैं जो पैसा फेंकते हैं, स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे ले जाते हैं। ये नहीं, सब पूरी दुनिया के अंदर आप अगर देखेंगे तो ये एक चीज मौजूद है। और मैं ये चीज समझता हूँ कि ये रियल एस्टेट सेक्टर का एक हुस्न है कि इसमें रेट ऊपर और नीचे आते हैं। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर, अगर आपकी प्रॉपर्टी ठीक है, अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, टाइटल ठीक है, तो रियल एस्टेट सेक्टर कभी भी किसी को नुकसान नहीं देता, वापस निकलने का भी मौका देता है और प्रॉफिट का भी मौका देता है। लेकिन वो कहते हैं कि जिस शख्स, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उसे इस कश्ती पे सफर नहीं करना चाहिए। तो चीज ये है कि जो भी, दोबारा कहिएगा, दिल के मरीज इस कश्ती पर सफर ना करें। यानी दिल के मरीज
रियल एस्टेट की कश्ती में सफर ना कर। सर मैं वो दिल के मरीज वो वाले कह रहा हूँ साहब, वो मैंने कहा आपकी बात को बड़े गौर से सुनना पड़ता है और फिर उसके मुताबिक जवाब दे। दिल के मरीज वो जो कि बहुत जल्दी घबरा जाने वाले लोग। ओके। रियल एस्टेट सेक्टर में जब आप कोई चीज लेते हैं तो उसे शॉर्ट टाइम कभी भी ना देखें, उसे लॉन्ग टर्म प्लान करें और उसके मुताबिक देखें। और जितने बड़े बड़े लोग जो बने हैं, सबसे ज्यादा बनने वाले लोग जो हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर में हैं। और रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारे लोगों को बनाया, और जिन लोगों को किसी और सेक्टर ने बनाया उन्होंने इन्वेस्टमेंट आके फिर रियल एस्टेट सेक्टर में की अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करने के लिए, फिर मजीद बनाया। तो दुनिया में अगर आप ये चीज देखें कि सबसे आसानी से करने वाला काम जो है और सबसे मजे का काम और सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट सेक्टर की है। सिर्फ आपने वर्किंग ये करनी है कि उसे कौन सी जगह पे किस टाइम पे लगाया जाए, टाइम कौन सा बेहतर है और जगह कौन सी बेहतर। अच्छा मियां साहब, मैं अभी एक दिन पढ़ रहा था, चूंकि अब भी थोड़े से हम भी आपकी तरह जर्नलिस्ट भी, रियलिटर भी और इसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ गए। वो किस वजह से जुड़े आपको भी पता है। अच्छा, मैं पढ़ रहा था एक दिन एक रिसर्च कि एक घर बेका 5.3 बिलियन का, जो रियल एस्टेट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन। अच्छा आगे चलते हैं जी। मियां साहब, ये तो हो गया आपका एज ए प्रेसिडेंट हमने जो गुफ्तगू शुरू की। अभी बताएं कि आजकल चल क्या रहा, कौन सी हाई राइज बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सर अभी जो है नईम साहब हाई राइज बना रहे हैं जी। एजीएस डेवलपर आपको पता है वो भी मेरा इदारा है, और हम डाउनटाउन टावर बना रहे हैं जी। मेन राइवल रोड के ऊपर अड्डा प्लॉट से तकरीबन कोई 3 मिनट दूर की है, और अलकबीर टाउन के बिल्कुल मेन ड्राइविंग रोड पे वाक़ है। और जो अलकबीर टाउन का नया जो ब्लॉक आया है डाउनटाउन कमर्शियल का, उसमें मेन का प्लॉट जो है ड्राइविंग रोड पे सबसे मेन जो है वो 3 साइड ओपन जो है वो जनाब चेयरमैन अलकबीर टाउन जनाब चौधरी औरंगजेब साहब की मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है, और हम वैसे ही उनकी मोहब्बतों के असीर हैं। तो उन्होंने वो जो है ना जी दिया प्लॉट, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे हम जो है ना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप सदर भी रहे मार्केट कमेटी के, कैसा एक्सपीरियंस था। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि मार्केट के लिए बहुत कुछ करने का मौका मिला, और हर चीज़ जो है वो एक नया सबक भी देती है। लेकिन मुझे आप यकीन जानिए कि जब मैं अलकबीर टाउन मार्केट कमेटी के बाद लाहौर का जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो मेरी जो मिसेस है वो और मेरी जो फैमिली है वो कहती थी अल्लाह करे मैं ना जीतूं। और उसकी वजह ये थी कि जब मैं अलकबीर टाउन का प्रेसिडेंट रहा तो वहाँ के जो मार्केट के मसाइल थे, जो चीज़ें थी, मैं घर में वैसे टाइम दे ही नहीं था सकता, फैमिली को टाइम नहीं था दे सकता जितना टाइम वहाँ पे देता था। तो वो कहते थे ऐसी सियासत आपकी जो है, ये ऐसी जो आपकी खिदमत है, वो अल्लाह करे कि आप उधर से बिल्कुल जो है ना छोड़ें और सीधा सीधा बिजनेस करें और वहाँ से सीधा घर आए। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। अच्छा, और टाइम भी उसी तरह से दिया। तो कितना अरसा अलकबीर से, जब से अलकबीर बना उस वक्त से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं जब अलकबीर टाउन बना तभी से चौधरी औरंगजेब साहब के साथ हूँ। और क्या बात है कि जो चौधरी औरंगजेब साहब के साथ एक दफा शुरू होता है फिर वो कहता है जी कि चौधरी औरंगजेब साहब बस वही है। सर मैं आपको बताऊं, चौधरी औरंगजेब साहब जो है बड़े खतरनाक आदमी है सर। अच्छा, क्या साहब आप यकीन जानिए, वो जितने दुश्मन है ना जी अपने, वो दुश्मन सारे खत्म कर देते हैं। क्योंकि जो भी उनका दुश्मन होगा आप यकीन जानिए वो उनके साथ जब वो मिलेंगे बैठेंगे थोड़ी देर बाद वो उनका दोस्त बन जाएगा। कि दुश्मन को दोस्त बना के खत्म करते हैं। अच्छा, तो मैं ये चीज समझता हूँ कि ये एक बड़ा आला स्टाइल है उनका दुश्मन को खत्म करने का, कि दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं। और वो जो है ना जी वो वार के जो करे उन पे उनकी तरफ फूल फेंकते हैं और वो फूलों से अपना असीर बना लेते हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसमें से उनकी मोहब्बत के एक असीर आप भी हैं। हम जाहिर है हम दोनों ही हैं। जी मैं बिल्कुल, और मज़े की बात है कि मेरा चूंकि रियल एस्टेट में काम नहीं था, एक दिन अचानक ही जो मुलाकात उनसे हुई, मेजर साहब में मेजर रफीक हजरत साहब के उनकी इनॉग्रेशन थी, तो वहां पे उन्होंने मतलब पहला जुमला जो उन्होंने कहा, नहीं भाई ये टाउन तो आपका अपना है, आप क्यों तशरीफ लाएं।
तो उसके बाद मैंने कहा यार कुछ है। फिर एक पहली जो मुलाकात हुई वो 3-4 घंटे की, उसके बाद फिर वही असीर। जी बिल्कुल इसी तरह से है। मैं जब ये अल कबीर टाउन जब शुरू हुआ तब से मैं उनके साथ हूँ। और नहीं सब मैंने सबसे ज़्यादा जो उनकी शख्सियत से मैं मुतासिर हुआ, जहाँ पे उनका इखलाक है, जहाँ पे उनकी मोहब्बत है और जहाँ पर उनकी कमिटमेंट है, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैं जो उनकी शख्सियत से मुतासिर हुआ वो इस चीज़ से हुआ कि जब मुश्किल से मुश्किल हालात आए किसी भी शख्स की ज़िंदगी में, किसी भी सोसाइटी की देखा जाए या किसी भी कारोबार में, इदारे में आसान हालात अगर आते हैं तो मुश्किल भी आते हैं। जब मुश्किल से मुश्किल हालात आए तो मैंने उन्हें बहुत मजबूत पाया और मैंने उनके इरादे जो हैं वो अल्लाह पर तवक्कुल मैंने उनका इतना मजबूत पाया कि मैं ये चीज़ समझता हूँ कि मैंने कम लोगों का अल्लाह पे तवक्कुल इतना मजबूत देखा है जितना चौधरी औरंगजेब साहब का तवक्कुल अल्लाह पे मजबूत है। और बहुत सारे मामलात में उन्होंने बड़े सख्त तरीन हालात के अंदर ये बात कही कि इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा हम हक पर हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि चीज़ें बिल्कुल बेहतर होंगी और चीज़ें बिल्कुल बेहतरी की तरफ आएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़ देखी कि उनके तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला ने भी उनका मान वैसे ही रखा और अल्लाह ताला की भी उनके साथ मोहब्बत वैसे ही है जैसे वो लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं। बेशक वो अल्लाह तो कहता है कि आप वो अहले ज़मीन पर करो मेहरबानी, तुम अहले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जब हम बचपन में पढ़ते आ रहे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जितनी वो लोगों से बात, अच्छा मैंने जितने लोगों से, अल कबीर के लोगों से मैं मिलता हूँ या एक दफ़ा जो उनसे मिल चुका है, तो मैंने हमेशा सबके जज्बात तकरीबन मोर और लेस इसी तरह देखे। हालांकि बहुत जब आप किसी के साथ काम करते हो, जब किसी से आपकी ट्रांजैक्शन, खासकर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उसमें ऊपर नीचे भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन लोग गिला शिकवा करते हैं। लेकिन वाहिद शख्सियत मैंने ऐसी देखी है जिसका कम लोग गिला करते हैं, शायद ना होने के बराबर है। तो ये जो जी आप डाउनटाउन टावर बना रहे हैं जो, जी बिल्कुल। अच्छा इसमें क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं और क्या प्राइस रेंज होगी, क्या फैसिलिटीज देंगे लोगों को? चलें थोड़ी सी मार्केटिंग हम भी कर दें। चौधरी साहब ने ये कहा है कि देखें कि जब आप किसी के साथ निस्बत होती है तो फिर आपसे तो निस्बत इसलिए भी मिल गई कि आपका शायद ननियाल और मेरा ननियाल एक ही जगह। बिल्कुल ऐसा है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं साहब एक्चुअल ये भी चेयरमैन अल कबीर टाउन चौधरी औरंगजेब साहब ने जो हुक्म दिया कि यहाँ पे आप टावर बनाएं। आपको पता है कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बड़ा पुराना मैंने और बहुत ज़्यादा मैंने काम किया और इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। तो अब जो है वो कंस्ट्रक्शन से मैं चाहता था कि रिटायरमेंट हो और सिर्फ सिर्फ रियल एस्टेट में ही रहूं। लेकिन उन्होंने जो उसका मेन प्लॉट था वो मुझे दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप हाइट बनाएं। तो हमारा मकसद जो है जी हाइट बनाने का वहाँ पे ये है कि वो ऐसे लोग जो कि अपनी छत उस तरह से आसानी से नहीं हासिल कर सकते और लाहौर जैसे शहर में नहीं रह सकते, हमने 15,000 रुपये स्क्वायर फीट के साथ मेन ड्राइविंग रोड के ऊपर एक बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर जहाँ पर सारी सहूलियात मौजूद हैं और बड़ी अहम जगह है, बड़ी महंगी जगह है, वहाँ पर हमने 15,000 रुपये स्क्वायर फुट के साथ हमने अपार्टमेंट दिया वो नॉर्मल और 4 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर हमने वो अपार्टमेंट दिया जिसकी डिलीवरी का हमने 3 साल के अंदर इंशाल्लाह उसे डिलीवर करेंगे। 4 साल के अंदर बना देंगे 3 साल में? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर। अच्छा, इससे पहले आपने कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग बनाई? सर मैं अपनी जो कंस्ट्रक्शन है उसे जिसे मैं सबसे अहम कंस्ट्रक्शन समझता हूँ जी, वो एक मस्जिद है। मस्जिदें मैंने 2-3 बनाई। एक मस्जिद है जो कि मेरी सास के नाम पे वो मस्जिद है और मेरी मेरी मदर इन लॉ के नाम पे वो मस्जिद है। तो जैनब मस्जिद जो है इंजीनियर टाउन की जामिया मस्जिद है। अच्छा, और वो मैंने मस्जिद जो बनाई वो मस्जिद की जो कंस्ट्रक्शन है मुझे उस कंस्ट्रक्शन के साथ इश्क है। आज भी अल्लाह के घर में हम जब भी जाते हैं एक बड़ा सुकून मिलता है। वो जो मस्जिद बनी हुई है वो मैंने बड़े शौक के साथ दिल से उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी डिज़ाइनिंग जो की। और जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे जाके कभी नफल पढ़ता हूँ या नमाज पढ़ता हूँ वहाँ पे जाके मुझे एक अलग सुकून आता है। इसके अलावा बेशुमार मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कौन से हैं?
इसके अलावा मैंने बेशुमार घर बनाए, प्लाजे बनाए, मैंने छागला गली में मैंने होटल बनाए, उसके बाद इस्लामाबाद में मैंने प्लाजे बनाए हैं, लाहौर में, वलेंशिया में मेरे प्लाजे हैं, वाबड़ा टाउन में जो है गोल चक्कर पे मैंने बनाए। उसके बाद घर बेशुमार जो है ना मैंने कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे। अच्छा, जो मेजर क्या फैक्टर्स हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन को या आपके प्रोग्राम के तरफ से आज के, तो हम यही किसी को फायदा ही हो जाए ना, जो की सेक्टर्स हैं कोई भी अपार्टमेंट बिल्डिंग या प्लाजा बनाने में, वो क्या होने चाहिए? सर, रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आप मजमूई तौर पे देखेंगे तो मेन जो फैक्टर है, उसकी मेन जो चीज़ देखी जाती है सबसे पहले लोकेशन, ठीक है। दूसरी जो देखी जाती है वो लोकेशन, और तीसरी देखी जाती है मतलब ये तो हम प्लॉट के हवाले से बात करें, ठीक है। उसके बाद प्लॉट का टाइटल, उसके बाद अगर आप आएंगे तो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने देखना ये है कि वहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड आप दे रहे हैं, वहाँ पे जो अम्यूनिटीज़ है वो कौन कौन सी आपके पास मौजूद है, और कंस्ट्रक्शन का मेयार जो है वो क्या है, उसकी डिज़ाइनिंग क्या है। उसकी जो डिज़ाइनिंग है आप यकीन जानिए, यहाँ पे हमारे लोग उस तरह से उसे अहमियत नहीं देते, लेकिन एक बुरी कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको मौत के करीब लेके जा सकती है। वो बुरी कंस्ट्रक्शन जो है आपको मुख्तलिफ बीमारियों के करीब लेके जा सकती है। अगर उसके अंदर वेंटिलेशन मौजूद नहीं है, अगर उसके अंदर उस तरह से सहूलियात मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज पैदा होंगे, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा होंगी। और वो कंस्ट्रक्शन जो है आपको, अगर आप कराची में मुख्तलिफ जगह पे अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाते हैं जो कि उसूलों के मुताबिक नहीं बनाई गई, तो वहाँ पर आप देखेंगे सैलाब और मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पे हैं, और लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम है, ज़हनी तौर पे उन्हें जो ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये चीज़ें बड़ी नोट करने वाली होती हैं। उसके बाद वहाँ पे बिल्डिंग के अंदर कोई सैलाब या सीलन तो नहीं। और मैं आपको चले ये प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में अगर कोई डीलर सही नहीं है तो वो खराबी है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर प्लम्बिंग का काम अगर ठीक नहीं है, तो आप ये चीज़ ज़हन में रखिए कि आपकी पूरी बिल्डिंग जो है बिल्कुल वो तबाह हो जाएगी। बिल्कुल। और लिहाजा ये भी सर्टिफाइड होने चाहिए, इनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर इनके बकाया देखना चाहिए कि कौन सी टीम में इसने काम किया और कौन कौन से काम किए। तो कंस्ट्रक्शन जो है उसमें जहां पर उसकी डिजाइनिंग को देखना चाहिए, वहां पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो चीजें हैं, उसकी वेंटिलेशन कैसी है, उसके मटेरियल क्या इस्तेमाल किया गया, उसकी फिनिशिंग क्या है, ये सारी चीजें बड़ी सारी अहमियत। मियां साहब, पैसा वैसा रियल एस्टेट से काफी कमाया और फिर आप इंग्लैंड भी चले गए, तो वापस क्यों आ गए? सबसे मेन चीज ये जो है नईम साहब, जो आपके साथ बैठ के चाय पीने, चाय का कप पीने का मजा है, वो वहां पर किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। हमारी आप यकीन जानिए, मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो मुझे मेरा आम पाकिस्तानी जो लड़के हैं उनकी तरह ही ज़हन था कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा और वहां पे काम करूंगा। मुझे जिंदगी में जितनी कामयाबियां मिली, किसी न किसी नाकामी से मिली। अच्छा, वो कैसे? सर, मैं चाहता था कि मैं बाहर जाऊं, और तब बड़ा शौक था, मैट्रिक के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं बस जो है ना बाहर चला जाऊं। तो जैसे लोग हमारे यहाँ ये चीज़ सोचते हैं, बाहर जाएंगे तो एक जन्नत की फ़ज़ा होगी, जन्नत का नमूना होगा, दरख्तों पे पैसे लगे होंगे, हम उतारेंगे तो उतार के हम ले आएंगे। तो बस मैंने जो वो पेमेंट की, जो पैसे दिए, घर वालों को बताए बगैर पैसे दिए, वो सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अच्छा, वो मेरे साथ पैसों का फ्रॉड हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो जो फ्रॉड था, शायद आज मैं किसी जगह पे कोई जॉब कर रहा होता या कोई ऐसा सिलसिला होता, वो उसके बाद मैं रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ आया, और मैंने रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ आके इसमें जो है ना काम शुरू किया। उससे पहले भी मैं कुछ कर रहा था, लेकिन इसमें जो है ना मैंने काम शुरू किया। करते करते अल्लाह ताला ने यहाँ पर सारा कुछ दिया। मैं आज भी ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर वो फ्रॉड ना होता, मैं उस बंदे को दुआएं देता हूँ, अगर वो फ्रॉड ना होता तो शायद मैं कहीं जॉब कर रहा होता, शायद बिजनेस ना करता। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहमियत की बात है, नहीं सब पाकिस्तान के अंदर जितनी आसानी से पैसा कमाया जा सकता है अगर आप मेहनत करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ कही जाती है कि सिर्फ आप का पैसा कमाने के लिए बेईमानी ज़रूरी है। मैं आपको दावे के साथ एक बात कहता हूँ,
आपका यहाँ पर पैसा कमाने के लिए ईमानदारी जरूरी है। आपको ईमानदार अपने बिजनेस से भी होना पड़ेगा और अपने क्लाइंट से भी होना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो लोग बड़ा बड़ा उन्होंने फ्रॉड किया, बड़ा बड़ा पैसा लोगों से हथियाया, बड़ा बड़ा पैसा लोगों से लिया, लेकिन वो भी रुले, उनके बच्चे भी रुले और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। और बड़े सारे लोग मैंने ये ऐसे देखे जिन लोगों ने अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल किया, तो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बिजनेस किया। तो बिजनेस के लिए एक बहुत अहम चीज जो है वो ईमानदारी है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम सुबह उठ के अमीर होना चाहते हैं। तो जब हम सुबह उठ के अमीर होना चाहते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। नईम साहब, जिंदगी का शॉर्टकट कोई नहीं, कामयाबी का शॉर्टकट कोई नहीं है सर। सर, ये कामयाबी आपको तब मिलती है जब आपके दांत नहीं होते तो आपको दाने मिलते हैं सर। जब आप डिजर्व करते हैं तब आपको कामयाबी मिलती है। अगर उससे पहले आपको कामयाबी मिल भी जाए तो आप उस सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं, ऐसे ही। तो सर, मेन चीज ये है कि हमारे यहाँ पे लोग ये चीज सोचते हैं कि हमने ना किन्नो बेचने हैं, हमने ना जनरल स्टोर पे काम करना है, ना अमरूद बेचने हैं, और बाहर जाके हमारे लोग सारा कुछ करते हैं। या हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि मैं खुद उठकर बर्तन धोऊंगा। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद सारा कुछ करूंगा। हालांकि नईम साहब, आप शादीशुदा आदमी हैं, जानते हैं कि शादी के बाद सारा कुछ करते हैं। सर, मैंने आज तक नहीं देखी। सर, वो मैं भी यही कहता हूँ सर। अच्छा, मेरी बीवी अक्सर ये मुझे कहती होती है, आपकी भाभी, के ये एक तो 2 बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा है कि ये भी है। और वाकई मैं तो उठ के, मुझे ये नहीं पता था ग्लास कहाँ से ले पाना। खैर मियां साहब, पैसे वैसे आपने कोई दिलचस्प वाकया बताइए कि ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री का, ये जो ट्रांजैक्शन मैंने की या घर बेचा तो इसमें ये छक्का लगा, कोई ऐसा हुआ? या कोई ऐसा क्लाइंट आ गया हो जिसने कहा, उसको पता ना होता आपने? सर नहीं, हमेशा एक चीज़ की कोशिश की कि बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी ईमानदारी से काम किया जाए और जिस चीज़ की जो वर्थ है उसके मुताबिक काम किया जाए। बड़ी मरतबा ऐसा हुआ कि लोग हमारे पास आते हैं और आके कोई चीज़ कमिट करते हैं, हमारे साथ डील मुकम्मल करके जाते हैं, हमें टोकन बयाना दे के जाते हैं। उसके बाद एक बयाने का एक शिक होती है कि मैं अपने नाम पे या किसी के भी नाम पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। एक प्रॉपर्टी में मुझे याद है कि एक टाइम में 5 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी बेची, और वो प्रॉपर्टी बाद में जो बंदा आया, जो बयाना करके गया, जो हमें पेमेंट दे के गया, उसने अपने नाम पे बयाना लिखवाया। तो बाद में पता लगा कि उसने 2 करोड़ रुपया ऊपर वो प्रॉपर्टी बेची, 1 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी 7 करोड़ की बेची और बयाना अपने नाम पे लिखवाया, और वो बयाना भी उन्हीं के पैसों का था। तो कुछ देर गुजरी तो वो 5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी जो थी उसकी वर्थ जो है वो नीचे गिरी और स्लम्प आया। वो प्रॉपर्टी तकरीबन 3 करोड़ की रह गई। अच्छा। तो मैं कुछ देर बाद एक लाहौर के मरूफ प्लाजे के अंदर गया, जहां पर वो 2 करोड़ जिस साहब ने रखा था उनकी एक तस्वीर लगी थी और गोल्ड की दुकान थी। तो मैं जब अपनी मिसेस के साथ गया तो मैंने पूछा कि ये साहब कौन है? उन्होंने कहा जी ये तो मेरे वालिद साहब हैं। मैंने कहा जी इनका नाम तो ये है और इस पे आपने हार डाला हुआ है फूलों का, इसका क्या मकसद है? उसने कहा जी ये फोत हो गए हैं, तो इन्होंने जिंदगी में जाते जाते हमारे लिए बड़ा अच्छा काम किया। ये 2 दुकानें हमने ये करोड़ करोड़ रुपए की खरीदी और जो है ना हमने ये किया। मेरी उससे थोड़ी गपशप शुरू हो गई। तो जब मैंने उन्हें नाम बताया कि मेरा नाम मियां मुबशिर है, उसने कहा हो आप दुकाना तो उसी ले गए दी दुकाना तो ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿ ਭਾਈ। सर वो जो है वो 3 करोड़ रुपए का प्लॉट काफी देर रहा, लेकिन उनकी जो 2 करोड़ वाली दुकानें थी वो 5-6 करोड़ की हो गई सर। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। अच्छा मियां साहब, नगर न्यूज भी बनाया आपने, काफी अच्छा चलता रहा, फिर छोड़ क्यों दिया? क्या एक्सपीरियंस रहा नगर न्यूज का? सर नगर न्यूज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफी सारे प्रोग्राम भी किए
और जैसा कि आप जानते हैं सहाफत में बहुत सारे थ्रेड्स भी आते हैं, वो भी हुआ। और उससे ये हुआ कि किसी भी अब थ्रेड्स को दिल मानते ही नहीं है और ना कबूल करता है, आदत हो गई। और कैसे भी दिन दे रहे हैं, कोई फायदा लेकिन बड़ा अच्छा उससे जो है ना जी, मैं ये चीज समझता हूँ कि हम सहाफत में जब आप आते हैं, आप काम करते हैं, तो मुआशरे के बड़े सारे असल चेहरे आपके सामने आते हैं। शौक था सर हर इंसान, पुराना शौक है सहाफत का। आप चैनल 5 पर गौर के आप आते रहे। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही सर। मैं ये चीज समझता हूँ कि हर बंदे के अंदर जो है ना जी, एक सहाफी मौजूद होता है। आप अगर किसी रिक्शे के अंदर बैठ के देख लें, तो रिक्शे वाले से आप बात करना शुरू करें तो आपका स्टेशन आ जाएगा, लेकिन अगर उसकी सहाफत चल पड़े तो वो चलती रहेगी। तो हर इंसान के अंदर एक सहाफी अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं इत्तफाकन में ग्वादर गया, तो वहां से मेरी जो फ्लाइट थी वो लैंड सैंडस्टॉर्म आ गया, तो वो कैंसिल हो गई। तो मुझे जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि हम आपको बाई रोड भेज। तो बाई रोड वो जो ड्राइवर था ना, एग्जैक्टली वो ग्वादर से की शुरू हुआ और मुझे नींद आनी शुरू हो गई। भाई कोई इंफॉर्मेशन थी उसके पास, कोई बातें, वो पान खा रहा था और बस चलता बोलता जाता। सर मैं ये चीज समझता हूँ कि बाज़ औक़ात किसी भी शख्स के पास प्लेटफॉर्म ऐसा मौजूद होता है, आप मैं हम कोई भी बात वहां पे कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़ा बड़ा अच्छा शऊर मौजूद है, फिर उन्हें क्या, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर हम हकीकी मानों में देखें तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बात कम से कम कन्वे हो पाती है, या हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। उन लोगों से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास बड़ी बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं नईम साहब, जी जी, मैं आपको बताऊंगा, जिनके पास बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो बैठकर मीडिया पे या वैसे बैठकर अरस्तु ऐसे बनते हैं जैसे दुनिया उनसे शुरू होके उन पे खत्म होती है। वो जो स्ट्रीट विजडम होती है ना, या जो लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वो जेन्युइन वो बात करना जानते हैं, उनको पता भी होता है। ये जैसे आपने रिक्शे वाले की बात की, या जितने भी हमारे और लोग, इनके पास भी बड़ी विजडम होती है, ये समझते बात करें। लेकिन उनके पास चूंकि आउटलेट कोई नहीं होता, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता। मियाँ साहब, आखिरी 2-3 सवाल, आपने जाना भी है, एक और अपने अपने अंदर के जर्नलिस्ट को एक और जगह पे जाके प्रेजेंट करना है। तो मियाँ साहब जी, प्रोग्राम में आते हैं, अक्सर जाते हैं न्यूज़ बत, जो चौरी औरंगजेब साहब का टीवी चैनल है, वहाँ प्रॉपर्टी का शो है, रिजवान सबर सब करते हैं, बड़ा अच्छा शो है। तो यहाँ वहाँ ये अक्सर मौजूद होते हैं। तो आप इनकी गुफ्तगू मजीद कोई इनकी रस्तूपन देखना हो तो आप भी देख सकते हैं। मादरत ऐसे जैसा अच्छा, क्या देखते हैं? मैं स्पेसिफिकली आ रहा हूँ, आप चूंकि अल कबीर जो डाउन टाउन है, एक तो उसके बारे में, और कबीर ऑर्चर्ड के बारे में बहुत सारे लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सर डाउनटाउन कमर्शियल जो है वो अल कबीर टाउन का ऐसा कमर्शियल है जिसे चेयरमैन अल कबीर टाउन चौधरी औरंगजेब साहब जो है, वो अपनी मोहब्बत के साथ और अपनी जिद के साथ उसे ऐसे तरीके से लेके चल रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा अपनी औलाद को पालता है। ओके। और उसकी डेवलपमेंट जो है वो इस लेवल की कर रहे हैं कि वो डेवलपमेंट, उस तरह की डेवलपमेंट लाहौर के अंदर जल्दी ना मिले। लिहाजा वो एक शाहकार प्रोजेक्ट होगा अल कबीर डेवलपर का। और अल कबीर टाउन की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे खूबसूरत जो कमर्शियल होगा वो ये होगा। तो इसमें यकीनी तौर पे आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अभी से भी ऑन मौजूद है, लेकिन मैं ये चीज़ समझता हूँ कि इस पे अभी कुछ भी ऑन नहीं है, जो आगे चलते हुए आएगा। अल कबीर ऑर्चर्ड के हवाले से अगर आप देखेंगे तो अल कबीर ऑर्चर्ड जो है, जो चेयरमैन साहब का प्लान है, वो एक टाउन बनाने का नहीं है, वो एक पूरा शहर बनाने का है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ भी है, जिसके अंदर मसाजिद भी है, जिसके अंदर स्कूल भी है, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स भी है, जिसके अंदर बहुत सारी इम्यूनिटीज़ मौजूद हैं, पार्क्स हैं। और ऐसा शहर बनाने का उनका जो मकसद है, जिस शहर के अंदर पोल्यूशन ना हो। वो शहर, जिस शहर के अंदर जितनी सड़कें हो उतनी ही ग्रीन बेल्ट्स हो, जिस शहर के अंदर उसी तरह से पार्क्स हो और उसी तरह से ग्रीनरी हो, और ऐसा शहर हो
जो शहर के अंदर पोल्यूशन जो लाहौर की तरह जिस तरह से है वो ना हो, चाहे कि वो लाहौर का ही पार्ट बनने जा रहा है और लाहौर ही है, रिंग रोड के बिल्कुल साथ है, मोटरवे के बिल्कुल साथ है, लेकिन उसे एक डिजाइन इस तरीके से किया जाए। लिहाजा वो जैसे जैसे सामने आएगा उसके रेट मजीद बेहतर होंगे और बेहतरी की तरफ आए। मैं ये चीज समझता हूँ कि जो भी लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी, और जितने में अल कबीर डेवलपर वहां पे प्लॉट देने जा रहा है वो बहुत ही मुनासिब तरीन रेट है और उन्हें होल्ड करना चाहिए। हाँ, जो मार्केट सट्टे की मार्केट है जहां पर रेट मुख्तलिफ लोग फाइल्स उठाते हैं और रेट को गिराते हैं और उन्हें बेहतर करते हैं, वो फॉर द टाइम रेट होते हैं, उसमें नीचे भी आ सकते हैं रेट और ऊपर भी जा सकते हैं, घबराना नहीं। वो ना ही ओन जो है वो ज्यादा पायदार होता है और ना ही माइनस जो है वो ज्यादा पायदार होता है। जो चीजें डिलीवर होना शुरू होती हैं उन चीजों पे जो रेट बनते हैं वो रेट ज्यादा पायदार होते हैं। अल कबीर ऑर्चर्ड जो है एक शाहकार प्रोजेक्ट है और उस पे जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा लॉन्ग टाइम के लिए उसे इन्वेस्टमेंट उसकी डबल भी होगी और उसको बहुत फायदा भी होगा। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जाना भी है, दिल तो कर रहा है कि गप्पे आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं और गप्पे भी चलती रहें साथ साथ, लेकिन मेरे ख्याल आपने जाना है और अब तक के लिए कोई और स्पेशल बात करनी चाहे। बस नईम साहब के साथ बहुत ज्यादा प्रोग्राम मैंने होस्ट भी किए और बहुत ज्यादा इंटरव्यू भी दिए। आप यकीन जानिए शोएब अख्तर के सामने बैटिंग करना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल आपके सामने वाली सीट पे बैठना है। नहीं, ऐसी मैंने तो बात ही सर आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी जितनी भी चीजें आती हैं शुरू से अभी तक बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो सहाफ़ी हैं, वो हमारे भाई हैं जिन पे हमें नाज है और जिन्होंने माशरे के लिए वाकई वो काम करते हैं जो माशरे की जो बुराइयां हैं या माशरे की अच्छाइयां हैं उन्हें सामने लाने की कोशिश करते हैं और इस्लाहात की कोशिश करते हैं। मैं इस हवाले से आपको खराज तहसीन पेश बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत शुक्रिया।